तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो दुश्मन पर अपना गलबा पा लेते हैं। पर कुछ जंगें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ गलबा नहीं बल्कि सोच बदल देती हैं। ग्वालियर की जंग भी उन्हीं जंगों में शामिल है, जहां टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश एम्पायर यानी उस एम्पायर को जो अपने आप को फौजी कुव्वत के लिहाज से सबसे ताकतवर समझती थी, इसे टुकड़ों में बखेर दिया। अब आपने टीपू सुल्तान का नाम तो किताबों वगैरह में जरूर पढ़ा होगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे टीपू सुल्तान ने उस वक्त की ताकतवर तरीन ब्रिटिश एम्पायर की किस कमजोरी पर वार करके इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ग्वालियर की जंग 1780 में ब्रिटिश और मैसूर सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। मैसूर की तरफ से हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान करीब 11,000 के फौजी काफिले के साथ मैदान में खुद मौजूद थे, जबकि करीब 4,000 ब्रिटिश फौज की क़यादत कॉलोनल बैले कर रहा था। ये सिर्फ दो फौजों का मुकाबला नहीं था बल्कि दो डिफरेंट माइंडसेट्स का टकराव था। एक तरफ थी ब्रिटिश फौज जो खुले मैदान में लड़ने की माहिर थी, सीधी लाइंस, वाज़ेह फॉर्मेशन और डिसिप्लिन इनकी पहचान थी। दूसरी तरफ थी मैसूर की फौज जो जंगलात, पहाड़ों और तंग रास्तों में लड़ने का फन रखती थी। ये फौज जमीन को अपना हथियार बनाना बखूबी जानती थी। बैटल ऑफ ग्वालियर से पहले ब्रिटिश अपनी फौज को साउथ एशिया की सबसे मुनज़्ज़म और बॉर्डर फोर्स समझती थी। उनकी पूरी स्ट्रेटजी यूरोपियन वॉरफेयर मॉडल पर मबनी थी, जहां डिसिप्लिन, फॉर्मेशन और तोपों का इस्तेमाल मायने रखता था। ब्रिटिश फौजी मैस्केट्स यानी पुराने ज़माने की बंदूकों से लैस होते थे, जो एक महदूद फासले तक इफेक्टिव फायरिंग कर सकती थी। हर सिपाही के पास बैयोनेट्स भी मौजूद होते थे, यानी बंदूक के आगे लगा हुआ चाकू, ताकि करीबी लड़ाई में भी फॉर्मेशन टूटने ना पाए। इसके अलावा इनके पास छोटी और बड़ी तोपें भी मौजूद थी, जो खुले मैदान में दुश्मन की तबाही करना अच्छे से जानती थी। इन्हीं सब चीज़ों की बुनियाद पर ब्रिटिश अपने आप को मैदान का सबसे ताकतवर खिलाड़ी समझने लगी थी। लेकिन इतनी तैयारी और ताकत के बावजूद अभी भी इनके पास एक आम सी चीज की कमी थी, वो चीज जो टीपू सुल्तान के पास मौजूद थी, रॉकेट्स। वैसे तो टीपू सुल्तान के पास उस लेवल के हथियार नहीं थे, ब्रिटिश इस मामले में बहुत आगे थे, लेकिन रॉकेट्स अभी भी एक ऐसी चीज थी जो ब्रिटिश के पास भी मौजूद नहीं थी। रॉकेट्स उस वक्त ब्रिटिश के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी, जिन्हें वो समझ ना पाए और इन पर ज्यादा ध्यान ना दिया। अब टीपू सुल्तान बखूबी जानता था कि ब्रिटिश की ताकत उनकी फॉर्मेशन, डिसिप्लिन और तोपों में, इसलिए उसने खुले मैदान में सीधा मुकाबला करने के बजाय ग्वालियर के जंगलात और तंग रास्तों का इंतखाब किया, कि ऐसा इलाका था जहां ब्रिटिश तोपें और सीधी लाइन अपना पूरा असर दिखा नहीं सकती। ब्रिटिश फौज लंबी कॉलम्स की शक्ल में आगे बढ़ रही थी। उनके पास सप्लाई वेपन, आर्टिलरी और राशन मौजूद था, जिसकी वजह से इनकी रफ्तार धीमी होती जा रही थी। रास्ता तंग होता गया, जंगल करीब आता गया, लेकिन ब्रिटिश कमांड ने इसे कोई खतरा ना समझा। टीपू सुल्तान ने जानबूझकर पहले हमला रोके रखा। उसने ब्रिटिश को और अंदर आने दिया ताकि उनकी फॉर्मेशन और ज्यादा टूट पाए और मूवमेंट और भी मुश्किल हो जाए। जब ब्रिटिश फौज एक ऐसी जगह पर पहुंची कि उनका रुक कर तोपों को सेट करना भी आसान नहीं था, अब टीपू सुल्तान ने अपना असल प्लान एक्टिवेट किया। अचानक मैसूर की तरफ से रॉकेट्स का हमला शुरू हो गया। ये आम रॉकेट्स नहीं थे बल्कि आयरन केस रॉकेट थे, जो हवा में सीधा चलने के बजाय जमीन पर गिरकर इधर उधर घूमने लगते थे। धुआं, शोर और आग ने ब्रिटिश रैंक्स में सख्त अफरा तफरी फैला दी। ब्रिटिश सिपाहियों ने पहली दफा ऐसे हथियार देखे थे। उनकी लाइंस टूटने लगी, आर्टिलरी को ठीक तरह से यूज करना मुश्किल हो गया और कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गई। इसी दौरान टीपू सुल्तान ने अपनी कवलरी को फ्लैंक से हमला करने का हुक्म दिया। मैसूर के घुड़सवार तेज रफ्तारी से ब्रिटिश के दोनों जानिब से घुस आए। ब्रिटिश फौज जो सीधी लाइंस में लड़ने की आदत रखती थी, अब छोटे छोटे ग्रुप में बिखरती जा रही थी। कॉलोनल बैले भी जख्मी हो गया, जिसकी वजह से कमांड सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। कुछ ही देर में ब्रिटिश फौज के पास लड़ने के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीका न बना। आर्टिलरी खामोश हो चुकी थी, सप्लाई वेपन्स तबाह हो थे और सिपाही हर तरफ से गिर चुके थे। आखिरकार ब्रिटिश फौज को सरेंडर करना पड़ा।
बैटल ऑफ पोलिनर ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी और जिल्लत अमेज शिकस्तों में से एक साबित हुई, जहां हजारों सिपाही कैद हुए और इनका ये यकीन टूट गया कि वो हिंदुस्तान में कभी भी शिकस्त नहीं खा सकते। इस जंग ने साबित किया कि टीपू सुल्तान सिर्फ बहादुर नहीं था बल्कि अपने दौर का बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी था। उसने तादाद या सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्लानिंग, सरप्राइज और ज़मीन को अपनी ताकत बनाया। इस जीत ने ब्रिटिश को ये पैगाम दिया कि मैसूर सल्तनत को हल्का लेना उनके लिए महंगा साबित हो सकता है, और उस दिन से टीपू सुल्तान का नाम हिस्ट्री में ब्रिटिश एम्पायर को खुले मैदान में हराने वाले चंद कमांडर्स में शामिल हो गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।